हेलो एवरीबॉडी। आई होप तुम लोग सब कोई अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे और करना भी चाहिए खुद के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए और अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए। ठीक है, ओके। सो हम लोग फिज़िक्स का 8.3 चैप्टर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स फिज़िक्स का है लेकिन टेक्निकली केमिस्ट्री का चैप्टर है, बट ठीक है, हम लोग के एक ही बुक के अंदर है तो हम लोग वैसे ही करेंगे। एक चीज़ मैं बताती रही हूँ, ये 8.3 जो है ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये मुझसे बोल रहे थे कि दीदी ज्योग्राफी का आपका डेमो है तो आपके पढ़ाने का तरीका हमें मालूम है तो हम आपका कोर्स ले सकते हैं। हिस्ट्री का आपका पढ़ाने का तरीका मालूम है, हम कोर्स ले सकते हैं। मैथ्स भी आपने अपलोड कर दिया है, लाइफ साइंस भी है, फिज़िक्स का नहीं है तो हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें। ये बहुत सारे लोगों का क्वेरी रहता है और जेन्युइन क्वेरी भी है। और 8.3 में अपलोड कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है ये चैप्टर, बहुत कंफ्यूजिंग भी लगता है और तुम लोगों को अच्छे ढंग से मेरा पढ़ाने का स्टाइल भी या तरीका भी समझ में आ जाएगा। मैं खुद को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश में हूँ, यानी कि हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे बेस्ट ना हो, और ज़रूरी नहीं कि कोई किसी भी टीचर का सबसे बेस्ट होता है, हर टीचर से बेहतर कोई दूसरा टीचर होता ही है। और तो तुम लोग का यहाँ पे मकसद क्रिटिसाइज़ करना नहीं होगा, प्लीज़ तुम लोग का मकसद होगा लर्न करना, समझना। ठीक है, मैं खुद बहुत सारे टीचर्स से सीखी हूँ इसलिए मैं उन सबको अप्रिशिएट करती हूँ, तो उधर से मैं लर्न करती हूँ। ये जो चैप्टर है ये अपने आप में थोड़ा सा इक्वेशंस रहेगा, थोड़ा सा थ्योरी भी है, बहुत कुछ जानना भी है, तो मिनिमम 4 या 5 लेक्चर्स तो लगने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, मिनिमम मैं बात कर रही हूँ। एक बात याद रखना, इस चैप्टर को करने से पहले मेक श्योर तुम लोगों ने 2 चैप्टर किया हो। जो लोग ने मेरा पर्टिकुलर कोर्स लिया उनको पता भी है कि मैं बोल दी हूँ बार बार कि मैं जो तुम लोग का बुक का सीक्वेंस है, मैं उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रही हूँ। मैं अपना सीक्वेंस फॉलो करती हूँ कि मुझे जिस तरीके से एज अ स्टूडेंट बेटर समझ में आएगा मैं वो सीक्वेंस फॉलो करती हूँ। मैंने बताया भी है तुम लोगों को गाइडेंस वाले वीडियो में कि बॉन्डिंग का चैप्टर पहले अच्छे से करना होता है। पहले बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कर लो, फिर पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से कर लो। और बहुत अच्छे से करने का मतलब है कि स्कूल में, ट्यूशन में, मेरे साथ पढ़ के जहाँ से भी पढ़ रहे हो, लेक्चर्स देखना मतलब अच्छे से पढ़ लेना नहीं होता है। लेक्चर्स देख के उसको बहुत बार रिवाइज किए हो, उसको एकदम दिमाग में सेट कर लियो, सो दैट इस चैप्टर का प्रेशर नहीं है। ये चैप्टर अब मेरे फिंगर टिप्स में, लगातार मुझे रिवाइज ज़रूर करते रहना पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर से मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ। अगर इस लेवल के तुम लोग पहुँच गए हो तो ही इस चैप्टर पे कदम रखना और इसके बाद वाले चैप्टर्स पे कदम रखना, क्योंकि ये बहुत ही ईजी चैप्टर भी होगा अगर तुम लोग पहले से ही एक नॉलेज, एक ग्रास अपना ग्रास स्ट्रॉन्ग करके आए हो, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर सफ़र करने वाले हो। ठीक है, सो मेक श्योर कि तुम लोगों ने ये जो मैंने कहा है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। ठीक है, चलो अब हम लोग जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर, बट कंडीशंस याद रखना, इसलिए मैंने लिखा है प्री कंडीशंस, कि पहले से ये करके आना। प्री कंडीशंस बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर भी आना पड़ेगा, तो ही ये सारे जो शब्द यहाँ पे यूज़ होंगे तो समझ में आएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं पढ़े हो, या फिर हो सकता है कि दीदी हम लोग के स्कूल के सिलेबस में अभी इलेक्ट्रिसिटी इस टर्म में नहीं है, हम लोग के नेक्स्ट टर्म में होगा, लेकिन ये चैप्टर ज़रूर है। अगर ऐसा कुछ है तो भैया आधा नॉलेज ही गेन कर पाओगे, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक्स, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे बिल्ड किया जाता है। बट एनीवेज हम लोग पूरा कहानी को यहाँ रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक अलग चैप्टर है। इसीलिए यहाँ पे जितना हम लोगों से बोला जाएगा या जितना इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है उतना ही हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑलरेडी उस चैप्टर में भी मैंने समझाया है कि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। कंडक्टिविटी का मतलब, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने दे, ऐसा मटेरियल जो अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देगा, ऐसे मटेरियल को ही हम लोग बोलते हैं, मतलब ऐसे मटेरियल को कंडक्टर बोलते हैं, और इसी पासेज को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। समझो इस चीज़ को, एक ऐसा मटेरियल जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। और उसके इसी हरकत को, कि वो इलेक्ट्रॉन को पास होने दे रहा है, ये हरकत, ये एक तरीका, ये एक प्रोसेस जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को पास होने दे रहा है, इसी हरकत को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बात समझ में आ गया? सो अगर कोई मेरे से पूछे कि ब्रीफली मेरे को ये डिफाइन करो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे द पासेज ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नोट्स नहीं लिखा रही हूँ, लेकिन ये हम लोग लिख लेंगे तो बेटर रहेगा। द पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू the passage of electron through
अ सब्सटेंस रिक्वायर्स, ठीक है, अ पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सब्सटेंस, ठीक है, ये चीज़ को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं किसी सब्सटेंस से तो उसी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इसके लिए एक मीडियम होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह तभी जा पा रहे हैं जब तुमने उनको एक सॉलिड, लिक्विड, एक कोई मीडियम प्रोवाइड किया है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो प्रोसेस है जहाँ पे पासेज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का थ्रू अ सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस से पास कर रहे हैं। लेकिन इनके पास होने के लिए, ये पासेज होने के लिए एक मीडियम होना चाहिए, एक मटेरियल मीडियम, एक माध्यम ही है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि साउंड तभी पास हो सकता है जब एक माध्यम हो। क्यों स्पेस में साउंड नहीं ट्रैवल कर सकता? क्योंकि जो माध्यम है वो नहीं है, वैक्यूम है। तो उसी तरीके से साउंड के ट्रैवल होने के लिए एक माध्यम होना चाहिए। लाइट के ट्रैवल होने के लिए ऑफ कोर्स वो कंट्रोवर्शियल है कि लाइट के ट्रैवल होने के लिए कौन सा माध्यम चाहिए, बट तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को पासेज होने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए, इसके लिए एक मीडियम चाहिए। तो इट रिक्वायर्स ए मटेरियल मीडियम, ठीक है, मटेरियल मीडियम चाहिए होगा। ये बात सही है। अब यही जो मटेरियल मीडियम है या सब्सटेंस है, इसी को समझो। ये जो मटेरियल मीडियम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे, इसी को अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो समझ गए कैसे कैसे चल रहे हैं? एक स्टोरी की तरह इसको समझो। इलेक्ट्रॉन्स के पास होने के प्रक्रिया को बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये पास हो पाए उसके लिए एक मीडियम चाहिए, एक माध्यम चाहिए। उसी माध्यम को हम लोग दो ब्रॉड ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं। एक है कंडक्टर्स, और दूसरा है नॉन कंडक्टर्स। बेसिकली मैंने अपना बुलेट नोट्स लिखा है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ, मैं उसी को देख देख के बता रही हूँ कि भैया मेरे को क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है आज। सो मटेरियल मीडियम, एक होता है कंडक्टर, एक होता है नॉन कंडक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब कंडक्टर किसको बोलते हैं डिटेल में नहीं लिखेंगे, लेकिन कंडक्टर इसी को बोलेंगे ये अलाउ करता है, ये पैसेज को अलाउ करेगा, तभी तो वो कंडक्टर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के प्रोसेस को अलाउ करता है। लेकिन नॉन कंडक्टर किसको बोलते हैं? जो अलाउ नहीं करेगा, जो अलाउ नहीं करेगा वो है नॉन कंडक्टर, वो अलाउ नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? वो अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब इसमें भी, कंडक्टर में भी दो टाइप है, हम लोग उसको भी देखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उधर नॉन कंडक्टर्स में भी दो टाइप है, उनको हम लोग देखने वाले हैं। प्लीज़ इसको लिख लो, ठीक है। इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि कितना दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको भी मिटा रही हूँ और मैं ऊपर लिखूंगी। जो कंडक्टर्स हैं इनके टाइप में दो आता है, एक होता है मेटल, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर, मतलब ये भी कंडक्शन में मदद करते हैं, ये भी अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं। और जो नॉन कंडक्टर्स हैं इसमें आते हैं नॉन मेटल्स और इसमें आते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तुम लोग ऐसा समझ सकते हो कि दीदी आप ये कहना चाह रही हैं कि बेसिकली तुम लोग ऐसे समझ सकते हो हम लोग सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं, प्लीज समझो, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल, कुछ सॉलिड ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स पास होने देते हैं। तो जो सॉलिड इलेक्ट्रॉन्स पास होने देते हैं वो मेटल के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड भी हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास होने के प्रोसेस को ही तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा। तो कुछ लिक्विड्स भी हैं जो पास होने देते हैं, जो लिक्विड्स भी पास होने देते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से कुछ सॉलिड है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देते हैं, तो नॉन मेटल्स हो गए जो कि नॉन कंडक्टर्स के अंदर आ रहे हैं। और कुछ उसी तरीके से लिक्विड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देते हैं, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। मतलब तुम लोग ऐसे सिंप्लिसिटी के लिए समझ सकते हो कि दीदी जो पास होने देगा उसमें भी
एक सॉलिड हो सकता है तो मेटल है, एक हो सकता है कि पास होने दे रहा है पर वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे सॉलिड हो भी सकता है लेकिन फिर भी पास ना होने दे, नॉन मेटल्स। और यहाँ पे लिक्विड है फिर भी पास होने नहीं दे रहा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ गया? अब इसमें कुछ एग्जांपल लिखो क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफाइन वगैरह तो कुछ करने वाले नहीं हैं। इसमें जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे सॉलिड्स हैं। कॉपर, एल्यूमिनियम ये सारे सॉलिड है, आयरन, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोलना शब्द यहाँ पे मतलब मैं अवॉइड करूँगी, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं। बात एक ही हुआ बट ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट, अब यहाँ समझो, इसीलिए मैंने बोला था बॉन्डिंग पढ़ के आना होगा। ये ऐसे आयोनिक को ही इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब दीदी आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं अब नहीं पता है तो इसके लिए तुमको मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो पढ़ के आओ। ये आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं एंड कुछ पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। अब दीदी ये क्या टर्म आ गया, ये भी मैंने बताया है बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर, यू नो। सो आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि ये बोल रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए यानी अपने थ्रू पास होने देता है इलेक्ट्रॉन्स को, ये या तो आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्म में दिखेगा या फिर ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड से बना होगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देते हैं लेकिन एट देयर मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में पास होने देते हैं। ये ऐसे हैं, ये मेटल्स नहीं है लेकिन ये कंपाउंड है, ये मेटल्स नहीं है, ये कंपाउंड है लेकिन ये कंपाउंड खुद सॉलिड स्टेट में, अगर प्लीज समझो, अगर ये कंपाउंड, इनमें से बहुतों का नाम आएगा, ये कंपाउंड खुद सॉलिड स्टेट में ले लोगे तो ये सॉलिड स्टेट में नहीं पास होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे वो भी क्वेश्चन आता है और वो भी हमको बताना होगा। जैसे NaCl सॉल्ट, वो भी एक कंपाउंड है, इलेक्ट्रोवैलेंट आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड है, तुम तो बोलोगे दीदी आयोनिक कंपाउंड है तब तो वो एक इलेक्ट्रोलाइट घोषित कर दिया आपने, लेकिन मैंने क्या बोला, ये सॉलिड, ये ठोस सॉलिड स्टेट में नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे समझाते वक्त कि सॉलिड स्टेट में कुछ मेटल्स पास होने देते हैं और कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको बोल रहे हो वो ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में, लिक्विड इसलिए बोला क्योंकि ये ठोस सॉलिड के स्टेट में पास नहीं होने देते इलेक्ट्रॉन्स को। क्यों नहीं होने देता वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ये मोल्टेन स्टेट में, मोल्टेन माने इनको बहुत गर्म कर दिया जाए, तो जानते हो किसी भी सॉलिड चीज़ को गर्म कर देंगे तो थोड़ा लिक्विड ही हो जाएगा, उस स्टेट में ये पास होने देंगे। या फिर ये एक्वस स्टेट में, एक्वस यानी इनको पानी के साथ डिसॉल्व करने पे ही ये पास होने देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बोला। और नॉन मेटल्स में तुम लोग जानते हो ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने नहीं देते हैं। और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये कुछ ऐसे हैं जो इस लिस्ट में नहीं आए और ये पास होने नहीं देते। सब देखो, इसीलिए मैंने बोला ये पोलर वर्ड यहाँ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हर कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं बन जाएगा। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो रहते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। लेकिन पोलर कोवैलेंट क्या है बता चुकी हूँ, बार बार बोल रही हूँ, लेक्चर्स में, बॉन्डिंग के लेक्चर में बता चुकी हूँ। अच्छा, जो लोग ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे आई एम सॉरी, फिर भी आई नो कि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखेंगे या कुछ ना कुछ मेरे बारे में सोचेंगे, एंड आई एम नो बडी टू फोर्स यू एंड नो बडी टू टेल यू, बट ये जो लेक्चर्स हैं बॉन्डिंग, ये सारे मेरे पेड कोर्स के लेक्चर्स हैं, यानी ये पेड कोर्स के अंदर है। डज दैट मीन कि तुम लोग इसको पढ़ नहीं पाओगे? खुद से पढ़ सकते हो, तुम लोग यूट्यूब पे सर्च करो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि तुमसे कोई रिसोर्स छीन लिया गया है। भाई मुझे भी कुछ फाइनेंशियल नीड्स होते हैं जिनकी वजह से मैं कोर्स रन कर रही हूँ। अगर मैं भी यहाँ पे सिल्वर स्पून के साथ पैदा होती तो कोर्स रन करने का कोई लॉजिक नहीं था। एनीवेज, सो मैंने यहाँ पे बोल दिया बस इतना। सो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जो थे वो इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन सारे कंपाउंड पोलर नहीं होते हैं, तुमको मालूम है। तो कुछ ऐसे भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, कोवैलेंट कंपाउंड है ये, ठीक है, जो कि कंडक्ट नहीं करते हैं, चाहे उनको डू नॉट कंडक्ट, यानी इनको चाहे तुम मोल्टेन स्टेट में ले लो या फिर तुम इनको एक्वस स्टेट में ले लो, ये कंडक्ट नहीं करेंगे।
अब यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि यहीं पे सारा कहानी घूमेगा और एग्जाम्पल्स भी हम लोग देखेंगे। हम लोग कुछ ऐसे मटेरियल्स डिस्कस कर रहे थे जो कि अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या बोला, ये जो मटेरियल्स हैं इनमें दो टाइप हो गया। एक जो पास होने देंगे तो वो कंडक्टर कहलाएंगे, और एक जो नहीं पास होने देंगे वो नॉन कंडक्टर्स हैं। एक सॉलिड स्टेट में ही मौजूद है और पास होने दे रहा है, वो मेटल्स के फॉर्म में होते हैं। और तुम लोग जानते हो कि मेटल्स जो पास होने दे रहे हैं वो कंडक्टर है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आयोनिक फॉर्म में है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, या फिर कोवैलेंट फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन कोवैलेंट में भी पोलर वाले चाहिए। वो जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करते हैं, और ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पास होने देते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं, क्योंकि ये कंपाउंड्स हैं तो ये सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में पास होने नहीं देते हैं। इनको पासेज करवाने के लिए हमको मोल्टन या एक्वा स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड नॉन मेटल्स जो है ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये पास ही नहीं होने देते, सॉलिड ले लो किसी भी स्टेट में पास नहीं होने देंगे। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे ऐसे कंपाउंड्स हैं, कोवैलेंट कंपाउंड है जो कि अगेन पास होने नहीं देंगे। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स, आइदर मोल्टन स्टेट में ले लो या एक्वा स्टेट में ले लो, ये कंडक्ट नहीं करेंगे। अब इनमें कुछ एग्जाम्पल्स हमको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ जैसे बताया कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, यहाँ पे जैसे लिख लो। अब यहाँ पे ना बहुत सारा नाम आएगा, इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल थोड़े समय बाद बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे यहाँ पे नेम आएंगे। यहाँ मैंने बता ही दिया। और यहाँ से भी काफ़ी MCQ आता है, हल्के में मत लो। यहाँ पे आता है प्योर वाटर। प्योर वाटर को नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला, बाद में आएंगे इस पर। शुगर, ठीक है, शुगर या सुक्रोस भी काफ़ी जगह लिखा होता है। यूरिया, बेंजीन, अल्कोहल, अल्कोहल को इथेनॉल भी बहुत जगह लिखा रहता है। एसीटोन, केरोसिन, ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेट मी जस्ट सी, ये सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बात समझ में है? तो ये सब एग्जाम्पल एकदम दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, सारा का सारा एग्जाम्पल एकदम दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का जो एग्जाम्पल है उसको देख लो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ। तुम लोग के पास स्पेस होगा, तुम लोग यहीं पे नीचे लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स के नीचे इसमें एसिड्स होते हैं कुछ, ठीक है। इनमें कुछ एल्कली होते हैं। एसिड्स, एल्कली, बेसिस में बहुत सारे लोगों को, या सॉल्ट्स में बहुत सारे लोगों का डिफरेंस, एसिड्स, एल्कली, बेसिस, सॉल्ट्स, इनमें डिफरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होता है, केमिस्ट्री वीक होता है। तो आने वाले चैप्टर्स में जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं वहाँ बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे एज इट इज़ नाम की तरह इसको याद रखो, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत सिंपल सा एक चीज़ है। तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, CH3, COOH, याद रखना ये एसिड है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इन सब का नाम क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे, हम लोग याद करेंगे। ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। अच्छा, फिर तुम्हारा आ रहा है NaOH, ये तुम्हारा एल्कली है। KOH, ये तुम्हारा CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, NaOH है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब दीदी ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा कंपाउंड है। ये कंपाउंड्स भी तुम्हारे आयनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, और ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, NaCl, सॉल्ट में NaCl, KCl, CaCl2, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। दीदी ये इसका फॉर्मूला कैसे बना, ये सब
बॉन्डिंग चैप्टर में बताया है। ये CaCl2 का क्या मतलब है, बॉन्डिंग चैप्टर में बताया है। ये OH अपने आप में क्या फॉर्म, मतलब इसका नाम मैंने एक लिस्ट दिया था, बोला था याद रखने के लिए, वो यहाँ से आया है। ये तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये चीज़ के बारे में, ठीक है। ये याद रखना, एसिड्स जो है ये एक्वा स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया या तो इनको मोल्टन स्टेट में लेके जाना पड़ता है या तो एक्वा स्टेट में। तो इनको एक्वा स्टेट में लेके जाना पड़ता है, ठीक है। एसिड्स को तुम मोल्टन स्टेट में नहीं लेके जाओगे, एक्वस में लेके जाओगे। एसिड्स को हम लोग गर्म नहीं करेंगे, हम लोग उसको पानी के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। एसिड्स जो है ये अपने आप में कंसनट्रेटेड फॉर्म है, यानी पूरा नाइट्रिक एसिड लेके अब तुम सोच रहे हो उसमें से करंट को पास करवाएं, इलेक्ट्रॉन्स पास करें, नहीं होगा। थोड़ा सा पानी के साथ इसको लेना पड़ेगा। फिर एल्कली जो है, ये एल्कली को हम लोग एक्वस में भी ले सकते हैं, यानी पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग इसको मोल्टन स्टेट में भी ले सकते हैं। सिमिलरली सॉल्ट को भी हम लोग एक्वस स्टेट में ले सकते हैं, नहीं तो मोल्टन स्टेट में ले सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमने याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं। भूलो मत, ये जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया इलेक्ट्रोलाइट्स में, ये ऑन द बेसिस ऑफ एसिड, एल्कली और सॉल्ट के बीच में किया। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स दे दो। डायरेक्ट आता है सवाल, इसलिए इसको देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकॉर्डिंग टू द आरेनियस थ्योरी। अब आरेनियस थ्योरी के बारे में हम लोग को डिटेल में कुछ नहीं जानना है। याद रखना, आरेनियस जो थे, तुम बोल सकते हो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दो हम लोग के लिए जो रेलिवेंट हो, ऑफकोर्स इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2 बात नहीं होगा, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूमंगस होगा, बहुत बड़ा होगा, लेकिन हम लोग को सिर्फ इन 2 बातों को समझ के चलना है। आरेनियस थ्योरी में ये कहा गया कि जब आप एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट क्या था कि कंपाउंड आपने लिया, आयनिक कंपाउंड लिया या कोवेलेंट कंपाउंड लिया, पोलर वाला। जब आप ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, ये कंपाउंड के फॉर्म में है, इस इलेक्ट्रोलाइट को आप मोल्टन स्टेट में अगर लेके गए, या फिर इस इलेक्ट्रोलाइट को एक्वस स्टेट में लेके गए, यानी मोल्टन स्टेट में लेके गए या एक्वस स्टेट में लेके गए। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग जानते हो NaCl के बारे में, बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े हो। सोडियम क्लोराइड के बारे में तुम लोग जानते हो Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। और तुम लोग जानते हो क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो ये लैटिस के फॉर्म में होता है। लैटिस क्या होता है, जमे हुए क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये इसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, लैटिस के फॉर्म में होता है। जैसे ही तुम इसको मोल्टन स्टेट में लेके जाते हो, गर्म करते हो, पहला हम लोग ले रहे हैं केस जहाँ पे हम लोगों ने इसको गर्म किया। गर्म करते ही ये जो NaCl है वो अपने आयंस में ब्रेक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आयंस उसमें पहले से ही था। Na+ और Cl- जमे हुए थे, बस स्टैचू के फॉर्म में थे। जैसे ही तुमने इसको मोल्टन स्टेट में लाए तो ये आराम से अब इधर उधर जा सकते हैं, अलग अलग बिखर सकते हैं। तो बड़ा ही आसानी से तुमने इन आयंस को खोल दिया। ये पहले फिक्स्ड थे, अब तुमने गर्मी देके इनको खोल दिया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका होता है वाटर। अगर तुम H2O दो, हम लोग पढ़ेंगे H2O, वाटर क्या करता है, वो वाटर इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ देता है और इनको अलग अलग आयंस में कर देता है। तो 2 तरीका है, गर्मी करके भी इनको अलग कर देते हो, आयंस अलग अलग हो जाएंगे। और वैसे तो अलग अलग ही फॉर्म में थे, जो जमे हुए फिक्स थे, रुके हुए थे, वो आराम से अलग अलग हो जाएंगे। अब दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हो जाएंगी। उसी तरीके से H2O के साथ भी यही होगा, दोनों के बीच में दूरियाँ पैदा हो जाएंगी जब तुम उनको एक्वस स्टेट में लेके जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं या फिर हम लोग उसको गर्म करते हैं, तो उसके जो आयंस मौजूद थे वो फ्री हो जाते हैं। मतलब वो पहले एकदम क्रिस्टल अटके हुए थे, अब वो फ्री हो गए। तो अब सुनना ध्यान से, वो इलेक्ट्रोलाइट्स किनको बोलते हैं तुमको पता है? वो इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन ही यही है कि वो मोल्टन या एक्वस स्टेट में अपने थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देंगे, यही है। वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो, सुना ध्यान से, वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने आयंस में कंप्लीट डिसोसिएशन कर लेते हैं। यानी तुम जानते हो कि अगर तुमने एक NaCl उठाया है, NaCl माने नमक, नमक उठाया, तो नमक के अंदर सिर्फ एक कंपाउंड तो नहीं, सैकड़ों कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं। और अगर वो सारे के सारे ऑलमोस्ट 99% कंपाउंड्स को गर्म करने से
99% जो उसके अंदर है मौजूद, उनको गर्म करने से या एक्वा स्टेट में लेके जाने से अगर वो डिसोसिएट कर देते हैं, अपने आप को आयंस में तोड़ देते हैं, तो फिर उनको हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यानी एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसको गर्म करने पे या उसको मोल्टन स्टेट पे लेके जाने पे या उसको एक्वा स्टेट में लेके जाने पे वो एक कंप्लीट डिसोसिएशन कर देता है, कंप्लीटली अपने आयंस को फ्री कर देता है, ऐसे को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ एग्जांपल देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यही आर्हेनियस जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, इसलिए उनका नाम हम लोग लिखे हैं। ये बोल रहे हैं कि कंप्लीट अगर कोई डिसोसिएशन कर दे, ये डेफिनेशन नहीं है, ये शॉर्ट में लिखा है, कंप्लीट डिसोसिएशन कर दे इनटू आयंस, कब? जब आप उनको सोल्यूशन यानी एक्वा स्टेट में या मोल्टन स्टेट में लेके गए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन जो सिर्फ पार्टली डिसोसिएट करे, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स में सिर्फ कुछ ही कंपाउंड्स ने अपने आयंस को फ्री किया और बाकी कंपाउंड्स ने फ्री नहीं किया, पार्टली डिसोसिएशन हुआ है, तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो जैसे हो गया तुम्हारा CH3COOH और NH4OH। याद रखना, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और पोलर कोवैलेंट, दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट बन सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा है दोनों इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कुछ कुछ पोलर कोवैलेंट्स भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं, बट अपने एग्जाम्पल में मेजरली हम लोग आयोनिक कंपाउंड को ही लेंगे, इसलिए तुम लोग उस सेंस में कभी कंफ्यूज मत होना। लेकिन कुछ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड जैसे कि तुम्हारे सामने ही है CH3COOH, ये आयनिक नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट तो है ना, लेकिन ये देखने को मिला, सुनना ध्यान से, ये भी बता दूँ, ये देखने को मिला है कि जो आयोनिक, इसके पीछे ऑफकोर्स रीज़न है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या जिनको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो पोलर कोवैलेंट हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कर पाते। इनको गर्म कर दो या फिर इनको एक्वा स्टेट में लेके जाओ तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गया? एग्जाम में बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आता रहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो कंप्लीट डिसोसिएशन कर ले, अपने आयंस में आराम से फ्री आयंस पैदा करे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्टली ही डिसोसिएशन करे। और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है CH3COOH और NH4OH, और यहाँ पे HCl, H2SO4, KOH, NaCl, KNO3, ये सब कुछ है। धीरे धीरे हम इन सब का नाम पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, ठीक है, डन है। अब हम लोग कदम रखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, उस प्रोसेस के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अब तुम लोगों ने ऑलरेडी समझा कि दीदी अगर आप किसी भी ऐसे बोल सकते हैं, अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, आयनिक या फिर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को मोल्टेन या एक्वा स्टेट में लेके जाएं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएशन करता है, अगर वो डिसोसिएशन यानी बिखरना, और अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आधा अधूरा ही डिसोसिएशन होता है। अब समझो, ये जो फ्री आयंस पैदा हुए हैं, ये जो आयंस तुमने फ्री कर दिया है क्योंकि तुम उसको मोल्टन स्टेट पे लेके गए या एक्वा स्टेट पे लेके गए, ये आयंस तो हर डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, इनका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो होगा नहीं। प्लस के आयंस यहाँ भी जा रहे हैं, माइनस के आयंस वहाँ भी जा रहे हैं, और इधर उधर हर जगह मूवमेंट है आयंस का, फ्री हो गए और फ्री होकर कहीं भी नाच रहे हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि प्लस के आयंस एक जगह इकट्ठा हो जाएं और माइनस वाले आयंस एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तुम इकट्ठापन चाहते हो, उसी के लिए तुम इलेक्ट्रिकल करंट पास करोगे। जैसे ही तुम करंट पास करोगे, हम लोग देखेंगे कैसे, जैसे ही तुम करंट पास करोगे वैसे ही ये जो भी फ्री आयंस हैं वो प्लस वाले आयंस इकट्ठे होने लगेंगे। प्लस वाले आयंस को क्या बोलते हैं? कैटायंस। कैट आयंस इकट्ठे होने लगेंगे और माइनस वाले आयंस यानी एनायंस इकट्ठे होने लगेंगे। यही प्रोसेस, प्लीज़ समझो मैंने क्या बोला, मोल्टेन या एक्वा स्टेट में लेके गए, डिसोसिएशन हो गया, लेकिन ये डिसोसिएशन, ये जो फ्री आयंस है तो हर जगह हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इनको तुम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाना चाहते हो। तो उसके लिए जब तुम इलेक्ट्रिकल करंट पास करोगे, इलेक्ट्रिकल करंट वो भी कौन सा, तुम लोग जानते हो इलेक्ट्रिकल करंट दो टाइप के हैं। एक तुम्हारे पास AC हो सकता है, दैट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, और एक तुम्हारे पास हो सकता है DC जो कि है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो है उसी को यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्ट करंट में मैंने समझाया था, इनमें डायरेक्शन ऑफ जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो सेम रहता है, और हम लोग यही चाहते हैं। इसका हम लोग रीज़न भी देखेंगे बाद में क्यों ऐसा चाहते हैं। इसका रीज़न हम लोग को बाद में जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पर ठीक है, हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सिंपल भाषा में अगर दीदी आप बोलना चाहेंगी तो आप ये कह सकती हैं
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवा के हम लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन पैदा हो। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब प्लस और माइनस के आयंस हर जगह फैले हों किसी भी डायरेक्शन में, वो रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन रिएक्शन तब होगा जब सारे प्लस के आयंस इकट्ठे एक तरफ आने लगेंगे और सारे माइनस वाले आयंस इकट्ठे एक तरफ आने लगेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि एक रिएक्शन पैदा हुआ है। तो जब आप इलेक्ट्रिकल करंट पास करवाते हो जिसकी वजह से आप एक रिएक्शन को पैदा करते हो, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करें? इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हो सो दैट आप एक केमिकल रिएक्शन को ड्राइव कर सकें, केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर कर सकें। और वो केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है? वो केमिकल रिएक्शन एक मोल्टन या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट में हो रहा है। आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ी ना ये काम करेंगे। आप एक मोल्टन या एक्वस इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें फ्री आयंस मौजूद हों और फिर उनमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट लेके आएंगे, एक केमिकल रिएक्शन लेके आएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके। उसी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और ऑफ कोर्स इसमें याद रखना हम लोग डीसी करंट यूज़ करते हैं। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम लोग कौन सा करंट यूज़ कर सकते हैं, तो डीसी करंट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट करंट। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, ये हम लोग को समझना होगा सो दैट हम लोग इनमें जब रिएक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो हम लोग को बेहतर समझ में आए। जैसे ये देखो, ये तुम्हारे पास एक टब है मान लो, जस्ट समझाने के लिए। इस टब के अंदर तुमने मोल्टन या एक्वस स्टेट में वो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है, मोल्टन या एक्वस स्टेट में। फॉर एग्जांपल तुमने HCl लिया, HCl को पानी के साथ थोड़ा मात्रा में लेके यहाँ पे तुमने इस टब में डाल दिया। जस्ट समझाने के लिए टब का एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, ये जो टब है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट पड़ा है अपने मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर, ये जो टब है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट अपने मोल्टन या एक्वस स्टेट में पड़ा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इस टब को ही बोलते हैं हम लोग वोल्टामीटर या फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वोल्ट मीटर नहीं है, वोल्ट मीटर डिफरेंट है जो कि तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखोगे। ये है वोल्टामीटर। वोल्टामीटर वो एक सेल है, सेल यानी एक डब्बा बोल सकते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट अपने मोल्टन या एक्वस स्टेट में पड़ा हुआ है। अब क्या किया जाता है, इस टब में एंड से ऐसे करके दो बड़े बड़े रॉड्स लगाए जाते हैं। ये रॉड इनर्ट मटेरियल के बने होते हैं। इनर्ट माने ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कुछ कुछ केसेस में हम लोग ऐसे रॉड्स लेते हैं जो खुद रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन मोस्टली जनरली हम लोग इन रॉड्स को इनर्ट लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग लेंगे कि ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। ये जो रॉड है, इन्हीं से जाके करंट यानी बैटरी कनेक्ट होगा जिससे कि करंट पास हो पाए। ऐसे रॉड से करंट पास होगा जो कि ये पानी, देखो समझो, तुमने करंट पास करवाया मान लो, ये करंट इस तरीके से इस रॉड से होते हुए रॉड के बॉटम को भी टच करेगा और फ्लो होगा, पूरा का पूरा इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल से भी फ्लो होता जाएगा और फ्लो होकर यहाँ पहुँचेगा और इस तरीके से एक फ्लो जनरेट होगा, इस तरीके से एक फ्लो जनरेट होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोड कहलाते हैं इसको, इलेक्ट्रोड। बात समझ में आया? तो वो जो एक सेल है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है अपने मोल्टन या एक्वस स्टेट में, वो है वोल्टामीटर या इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोड वो रॉड है जो कि कनेक्ट कर दिया गया है, डुबा दिया गया है इस पर्टिकुलर वोल्टामीटर से और बैटरी से कनेक्टेड है जिससे कि करंट पास होगा। इस इलेक्ट्रोड में दो बात है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है एनोड और एक है कैथोड। अब इससे जुड़ा हुआ बात जो है ये अभी के अभी समझ लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। ठीक है, तुम लोग एनायन और कैटायन से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एनायन क्या था वैसे? एनायन नेगेटिव आयन को कहते थे, कैटायन पॉजिटिव आयन को कहते हैं। ठीक है, अब तुम लोग समझना मैं क्या बोलने वाली हूँ, उसी से तुम लोग याद रख सकते हो। तुम लोग को अगर कंफ्यूजन हो, एनायन नेगेटिव आयन था, कैटायन पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव आयन था। ये जो कैटायन है जिसको तुमने बोला पॉजिटिव आयन है, कैथोड, अब समझना मैं क्या बोलने वाली हूँ, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। कैटायन जस्ट तुम लोग को याद रहे कि यहाँ जो तुम लोग एक काम करो, सिर्फ यही याद रखो और यहाँ उल्टा केस लगा देना, क्योंकि ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमको कैट याद रहता है, हमको बाद में भूल जाते हैं।
कैटायन जो है वो पॉजिटिव आयन है, और कैथोड एक इलेक्ट्रोड है, वो रॉड है जो कि इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में यूज़ किया जाएगा, और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव एंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसी तरीके से एनायन नेगेटिव आयन है, लेकिन एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। तो एनोड जो बैटरी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, और कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है। अब यहाँ से ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कुछ लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग बात निकल के आएगा, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैंने वार्निंग स्टार्टिंग के ही लेक्चर में दिया था, नहीं सुने हो तो दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। सो क्या बोलने वाली हूँ ज़रा सुनो। कैथोड तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल के साथ चिपका हुआ है, कैथोड तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल के साथ चिपका हुआ है। अब ज़रा समझना करता क्या है ये। अच्छा चलो, मैं एक मैकेनिज्म दिखाऊंगी तो उसमें बताती हूँ इसमें कौन सा रिएक्शन होता है, ये भी आता है एग्ज़ाम में, और उस एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है वो भी हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, एक काम करो, यहाँ तक नोट डाउन करो, और फाइनली हम लोग एक मैकेनिज्म ले लेते हैं नॉर्मल सा। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, वोल्टामीटर के अंदर रखे हो, जो कि मोल्टेन स्टेट में है। ठीक है, गर्म करके रखे हो। जस्ट गर्म वाला एग्जांपल ले रहे हैं, एक्वा स्टेट में भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पानी के भी मॉलिक्यूल्स के साथ डील करना पड़ेगा, तो अभी हम लोग मोल्टेन लेते हैं। और जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो AB कंपाउंड है, यानी तुम लोग जैसे लिखते हो NaCl है ना, तो इसमें Na एक अलग है और Cl एक अलग है, उसी तरीके से AB एक अलग है, इस तरीके से। अच्छा, ये भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, मैं पहले ही बता दूँ। अगर इसके आयन्स टूटेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, याद रखना। ये भी तुम लोग को मैंने शायद बताया है कि NaCl में तुमको पता है Na+ का आयन है, Cl- का आयन है। ऐसे कैसे बन गया ये सब बताई हूँ, लेकिन याद रखना सामने वाला जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो सामने लिखा रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो पीछे लिखा रहता है। उस हिसाब से अगर ये डिसोसिएट करेगा तो ये A+ आयन और ये B- आयन के फॉर्म में टूटा, बिखर गया। तो ये क्या हुआ, जैसे ही तुम इस इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टेन स्टेट में लेके गए तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया। अब तुम क्या करोगे, अब तुमको चाहिए कि जो प्लस वाले आयन्स हैं वो एक तरफ आ जाए, यानी कैटायंस एक तरफ आ जाए और एनायंस एक तरफ आ जाए, ऐसे कुछ चाहोगे। अब तुमने क्या देखा, इलेक्ट्रोड को हम लोग देखते हैं जो कि कनेक्टेड है बैटरी के साथ। सो एट कैथोड, अब ध्यान से देखो क्या होगा। कैथोड कनेक्टेड है कैथोड कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से। प्लीज समझो इसको, ऐसे ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ऐसा टाइप का समझते हो। अब देखो क्या होगा, कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स का भरमार खड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कैथोड पे चिपका हुआ है। कैथोड एक इलेक्ट्रॉन, जैसा समझाने के लिए उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चिपका हुआ है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव फील्ड क्रिएट करती हैं, ऐसा समझने का कोशिश करो। जैसे समझाने के लिए लैंग्वेज को ईजी कर रही हूँ। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी है, बहुत कुछ कहानी है, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाने वाले, हम लोग एक सिंपल स्टोरी की तरह समझ रहे हैं। कैथोड जो है बैटरी के साथ कनेक्टेड है, कैथोड पे पूरा नेगेटिव, कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। जैसे समझाने के लिए ये नेगेटिव फील्ड क्रिएट करते हैं। आयंस इलेक्ट्रोलाइट में घूम रहा है, तो समझो ऐसे इलेक्ट्रोड घुसा हुआ है, पूरा नेगेटिव फील्ड क्रिएट किया हुआ है, और जितने भी आयंस कैटायंस घूम रहे हैं A+, वो सारे के सारे इन नेगेटिव फील्ड की वजह से कैथोड के पास आ जाते हैं। कैथोड के पास आ गए। अब कैथोड क्या करता है, ये सारे कैटायंस आ गए, अब कैथोड पे क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस जाता है। समझो ये कैसे होगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये A+ आयन था कैटायन, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसको ये A+ था कैटायन, ठीक है, बस ऐसा समझो, कन्फ्यूजन मत पैदा करो। और ये एक ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में था जहाँ पे माइनस चार्ज का भरमार लगा हुआ था। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस गया, तो यहाँ पे
A+ माने क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का कमी था। हम लोग पढ़ेंगे जब सोडियम वाले में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो और समझ में आएगा। ये A+ था यानी एक इलेक्ट्रॉन का कमी था और एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, तो ये न्यूट्रल स्टेज में पहुंच जाता है। दीदी इसका क्या मतलब है हम लोग बाद में देखेंगे प्लीज़, ठीक है। याद रखना, तो कैथोड पे क्या हुआ, कैथोड पे इस पर्टिकुलर कैटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कैथोड पे इस पर्टिकुलर कैटायन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन का प्रोसेस। क्योंकि रिडक्शन माने, रिडक्शन शॉर्ट में बताई थी रिग, रिडक्शन मीन्स गेन, ठीक है, रिडक्शन इज गेन। तो कैथोड पे रिडक्शन का रिएक्शन हुआ। अब ये हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल जब लेंगे अगले वीडियो में NaCl का, तो हम लोग को और समझ में आएगा। तो ये A+ गया, उसके पास इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गया और ये A में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल बन गया। इस प्रोसेस को बोले रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन इज गेन। और एनोड पे क्या हुआ, एनोड तो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो जितने भी प्लस वाले कैटायंस थे वो तो इलेक्ट्रॉन के पास अट्रैक्ट होकर या इलेक्ट्रिकल फील्ड से अट्रैक्ट होकर वहाँ चले गए। जितने भी माइनस वाले थे वो एनोड के पास पड़े रह गए, क्योंकि जो माइनस वाले हैं यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कमी है, पॉजिटिव फील्ड है, और यहाँ ये खुद माइनस चार्ज वाले हैं, ये यहाँ चले गए। अब ज़रा समझना, बिकॉज अब ये क्या होगा, ये खुद माइनस चार्ज वाले हैं, ये अपने फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देंगे। ये अपने फील्ड में, इसको ऐसे लिखती हूँ, ये माइनस, इसको कैसे लिखें, ये ठीक है, ये अपने, ये B- गया था उस तरफ, और ये क्या किया, ये डायरेक्टली देखो यहाँ पे लिखने का तरीका, B- से ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया B में और अपना एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये B- के फॉर्म में था, ये B में बन गया, यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उसी फील्ड में छोड़ दिया, ऐसा समझो। इसको अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसको लिखने का तरीका देखो। कैथोड पे जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, वहाँ पे ये कैटायन गया, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला गया और ये न्यूट्रल बन गया, इसको हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन। और एनोड पे जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, उस पे ये नेगेटिव वाला एनायन गया, ये नेगेटिव वाला एनायन क्या करता है, ये नेगेटिव वाला एनायन अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और खुद B बन जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और खुद B बन गया, इस तरीके से। और बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छूट गया है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और ये जो पूरा रिएक्शन हुआ, इसमें होगा क्या, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले थे वो एक तरफ कैथोड के पास जाके इकट्ठे हो गए और न्यूट्रली वहाँ पे जम गए, और जितने भी नेगेटिव वाले थे वो एनोड के पास चले गए और इकट्ठे हो गए। तो पॉजिटिव वाले एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेगेटिव वाले एक तरफ इकट्ठे हो गए, यहाँ पे हुआ रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, साथ में हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है, भूलना नहीं है। और ये कैसे होगा दीदी, A और B से कम समझ में आया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को और समझ में आएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, और इसको याद भी रखना, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में, और इसका यूज़ क्या हम बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस माने ये इधर से इधर इकट्ठे करने में क्या हो जाएगा, हम देखेंगे बाद में। इसमें याद रखना, ये भी MCQ में आ सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और इसका क्या मतलब हुआ, ये दीदी लाइन का क्या मतलब हुआ, ये हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए लिख लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे।